साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। युवा शक्ति जिंदाबाद। मैं फिर से आपके बीच लाइव हूं और आप जानते हैं कि लाइव के विषय पे मैंने अभी आपसे बात की थी। प्यारे साथियों, ये जो आंदोलन था ये शिक्षा को लेकर था और शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो ग्रामीण अंचल के हैं या जिनके परिवारों में उस तरह की आर्थिक सशक्तिकरण नहीं है जिस तरह का कुछ परिवारों के पास है। इसलिए हम लोग इस आंदोलन में जुड़े और जितनी हम लोग कोशिश कर सकते थे, जब जब समर्थन देना हो, लोगों को बुलाना हो, जब उसको हटाने की बात की, उनके साथ खड़े होना हो, उनकी मदद करना हो, या फिर जो है 20 तारीख को जहां आवश्यकता थी वहां खड़े होकर बच्चों के साथ रहना हो। लेकिन महत्वपूर्ण यह है साथियों कि जब लोकसभा में इस विषय पर चर्चा हुई तो मैं अपनी बात रखना चाहता था, लेकिन मुझे मेरी बात रखने नहीं दी गई। हो सकता है सत्ता को मेरी बात बुरी लगी हो सकता है कि मेरे सवालों का जवाब सरकार के पास ना हो सकता है कि सत्ता विरोध को सुनना ना चाहती हो, और हो सकता है कि हमारे सुझाव को सरकार ना मानना चाहती हो। लेकिन मेरे बहुत सारे सुझाव थे जिनको मैं देना चाहता था। मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे जिनको मैंने पूछना ही शुरू किया था, लेकिन मेरा समय खत्म कर दिया गया। मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि मैं अपने लोगों से बात करना चाहता था, उनकी आवाज उठाना चाहता था, उन युवाओं को न्याय मिले, और जो वादे सरकार ने पूरे वादे किए थे उनको पूरा नहीं कर पाए, उस पर भी मुझे जवाब मांगना था। तो मैं वहां नहीं कह पाया, लेकिन मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है कहने के लिए कि हम किस तरह के सुझाव थे हमारे भविष्य के लिए, किस तरह का परीक्षाओं में सुधार होना चाहिए। कोई भी परीक्षा हो, पहला सुधार कि बच्चों से एग्जाम फीस ना ली जाए। बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, नौकरियों के लिए, भर्तियों के लिए एग्जाम आते हैं, फॉर्म आते हैं, और आप देखिए जैसे 10,000 भर्ती आई और 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, नौकरी कितने बच्चों को मिलेगी? 10,000 को। फॉर्म कितने बच्चों ने भरा? 50 लाख बच्चों ने। बेरोजगारी की हालत यही है। लेकिन 49,90,000 बच्चों ने भी पैसा दिया, समय खर्च किया। उनका क्या? उनके जो एग्जाम फीस के नाम पे आपने पैसा लिया, वो उनको क्यों नहीं लौटाते आप? तो मेरा ये मानना है कि बेरोजगार नौजवान जो टैक्स दे रहा है ऑलरेडी, कपड़े में, जूते में, खाने पीने के सामान में, आने जाने में, बसज में, ट्रेन में, हर चीज पे टैक्स जो है हमारे टैक्सेस सिस्टम की वजह से लगता है, किताबों पे, कॉपियों पे, इंटरनेट पे, हर चीज पे जो टैक्स देता है, तो उनके साथ परीक्षाओं में भी नौकरी के नाम पे इस तरह का घोटाला क्यों? आर्थिक मार क्यों? इसलिए मेरी मांग थी कि परीक्षाओं को, किसी भी तरह की परीक्षा हो, चाहे नौकरी की हो या एग्जामिनेशन फॉर्म की हो, उनसे ये जो परीक्षा शुल्क है वो हटाया जाए। दूसरा, आप सेंटर लगा देते हो इतनी दूर, 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, होम सेंटर रखे जाएं, युवाओं के समवर्ती जिले में हो जाएं, 100 किलोमीटर के अंडर में, बेटियों के, बच्चियों के होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर हो। ऐसा नहीं कि उनको जो है आप भेज दो 200-400 किलोमीटर, उनके साथ जाना पड़ेगा परिवार किसी एक आदमी को। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है आपकी। तो आप भेजोगे, परिवार का एक आदमी जाएगा, एक दिन पहले जाएगा, कहाँ रुकेगा? होटल में, किसी रिश्तेदारी में। कहीं रिश्तेदारियां भी नहीं होती, रात को कहाँ समय बिताएंगे? रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, कहाँ? कोई जिम्मेदारी नहीं है आपकी, आपने बस सेंटर डाल दिया है। तो सेंटर भी
बेटियों के गृह जनपद में हो और बेटों के समवर्ती जिलों में हो कि सुबह 1 घंटे में चला जाए। पेपर टाइम ऐसी हो 11 बजे के लगभग, 2 बजे के लगभग, जिससे कि घर से चल के आसानी से परीक्षा हॉल तक हम लोग पहुंच जाए। फिर आप जो है नॉर्मलाइजेशन का जो है विरोध बच्चे यूपी पीसीएस के भी कर रहे थे, नॉर्मलाइजेशन खत्म करना चाहिए, स्कोर बोर्ड जारी हो, स्कोर कार्ड, कोई भी एग्जाम हो, किस बच्चे के कितने मार्क्स आए, इसलिए जो है जारी होना चाहिए स्कोर कार्ड। बच्चे को पता होना चाहिए कि वो कहां खड़ा है, ये नहीं कि बस इतने ही बच्चे आए हैं इससे ज्यादा का स्कोर कार्ड जारी नहीं करेंगे। इस तरह के सुझाव हमने रखे थे अपनी चर्चा में, लेकिन हमें क्योंकि बोलने नहीं दिया गया, इस वजह से हम अपनी चर्चा को वहां नहीं रख पाए, अपनी बात को नहीं रख पाए। और भी कई सारे सुझाव थे जिनको हम रखते सरकार के सामने और सरकार को मजबूर करते कि सरकार उनको माने, उनको लागू करे, कानूनी अमली जामा पहनाए, कानून का हिस्सा बनाए। जैसे पेपर लीक नहीं होने, आप कह रहे हैं हम फास्ट ट्रैक कोर्ट हम बना रहे हैं, इसका मतलब आप ये तय कर रहे हैं कि भविष्य में पेपर लीक चलता रहेगा, इसलिए सजा हो जाए फास्ट ट्रैक कोर्ट में, इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे। पेपर लीक के लिए स्थायी प्रक्रिया क्या है आपके पास, अस्थायी व्यवस्था क्या बनाई है आपने नए बिल में भी? दूसरा, जिस तरह से जिन आपने वादे किए प्रोटेस्टर के साथ कि हम मुकदमा लिखेंगे, हम जेल नहीं भेजेंगे, लेकिन जिस तरह से लगातार आप एफआईआर कर रहे हो, ये गलत है। आप अपने वादे से मुकर रहे हो, इस पे भी हम जवाब मांगते हैं। आपने कहा था किसी पे एफआईआर नहीं होगी। फिर ये युवाओं के लिए रोजगार पे भी चर्चा होनी चाहिए। पढ़ लिख के बच्चे घूम रहे हैं, डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, कहीं रोजगार नहीं है। और एआई, जब से एआई का काम आगे बढ़ा है तो प्राइवेट सेक्टर में भी लगातार जो हैं कंपनियां अपने यहाँ बहुत सारे जो जॉब करने वाले बच्चे थे उनको निकालने, फायर करने का काम कर रही। उनका भविष्य क्या होगा? जो पढ़े लिखे बच्चे घूम रहे हैं डिग्रियां लेके, पैसे पे कर चुके हैं, आपको टैक्स पे कर चुके हैं, उनके लिए रोजगार के लिए क्या हुआ है? तो उद्योग धंधे लगा के रोजगार दिए जाएं। और हालात ये है, बीएड करके, पीएचडी करके, एमबीए करके, एमसीए करके, इंजीनियरिंग करके बच्चे जो हैं मजबूरी में पैकिंग का काम कर रहे हैं। बीटेक, एमटेक होल्डर, आईटीआई करे हुए बच्चे, पॉलिटेक्निक करे हुए बच्चे मजबूरी में कंपनियों में 10-10, 12-12, 14-14 हजार रुपए में पैकिंग का काम कर रहे हैं, काउंटिंग का काम कर रहे हैं, चौकीदारी का काम कर रहे हैं। मतलब जिस तरह की काबिलियत उन्होंने हासिल की, उस तरह का भी जॉब आप उनको नहीं दे पा रहे हो। ये कैसी सरकारें हैं? ये क्यों नहीं सोचना चाहती नौजवान के बारे में? मैं ये बता दूं, राजनीति अलग बात है, लेकिन नौजवानों के लिए उनके उनके हाथों को मजबूत करना ये सबसे इंपॉर्टेंट है देश के लिए। अभी हम तभी युवा शक्ति बने रहेंगे। सिर्फ वीडियो बना के हेलो फ्रेंड्स कह के काम नहीं चलेगा, हमें उनको रोजगार देना पड़ेगा, उनको मजबूत करना पड़ेगा, उनकी जेब तक पैसा पहुंचाना पड़ेगा। जो मार्केट है वो डिमांड एंड सप्लाई पर टिकी है। जब लोगों की जेब में पैसे ही नहीं होंगे तो फिर कैसे बात आगे बढ़ेगी? कि अगर मार्केट जाएंगे भी और कुछ जेब में पैसे तो खरीदेंगे क्या? चक्कर लगा के आने से मार्केट थोड़े आगे बढ़ जाएगी। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि पढ़े लिखे नौजवानों को उनकी काबिलियत के, उनकी पढ़ाई के हिसाब से रोजगार नहीं मिल रहा है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा, एमटेक बीटेक होल्डर जो है चपरासी की नौकरी के फॉर्म भर रहे हैं बेचारे। एक फॉर्म आया था सिंचाई विभाग में, मैंने खुद देखा, उसमें अर्हता थी 10वीं पास, और उसमें पॉलिटेक्निक, आईटीआई, बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए, यहां तक कि पीएचडी होल्डर बच्चों ने भी फॉर्म भरा हुआ था, एमए एमएससी करे बच्चों ने। तो समझ आता है बेरोजगारी की हालत क्या है। देश को सोचना पड़ेगा, सरकारों को सोचना पड़ेगा। और मैंने तो एक नई खबर सुनी, मैंने बात भी की थी बच्चों से फतेहपुर में। फतेहपुर के जो बच्चे अपने स्कूल के जर्जर होने के ऊपर के लिए लड़े कि कल उनकी जान पे कोई आफत ना हो जाए, उनको नुकसान ना हो जाए,
कोई ये बिल्डिंग ना गिर जाए। तो मैं बड़ा ताज्जुब रहा कि उनकी जांच हो रही है, उनकी फंडिंग की, कि उन्होंने जो है विरोध कैसे कर, देश जाग रहा है भाई। ये जैन अल्फा जो वहां फतेहपुर में वो कर रहे थे, मैं अधिकारियों को कहना चाहूंगा, इनको तंग मत करो आप, इनको डराओ धमकाओ मत। ये भारत का भविष्य है, ये नौजवान है, युवा है, देश की शक्ति है। इनको आप परेशान मत करो, इनको डराओ मत। ये होगा इस देश में। अब नौजवान अपने अधिकारों के लिए सवाल करेगा, हर व्यक्ति सवाल करेगा, अधिकारियों से सवाल करेगा, नेताओं से सवाल करेगा, अपनी यूनिवर्सिटियों के चांसलर से सवाल करेगा। अब जागरूकता बढ़ी है लोगों में, लोग सवाल करना सीख गए हैं। इसलिए तो शिक्षा से सरकार बच रही है। 94,000 स्कूल बंद करवाने से वाली सरकार कितनी नौजवानों के हिस्से थी, शिक्षा कितनी थी, ये हमें समझना पड़ेगा। तो प्यारे साथियों, बहुत सारी चीजें थी जिन पे हम चाहते थे चर्चा हो, सुझाव दिए जाएं, उन सुझावों को लागू किया जाए। जैसे कैलेंडर बने, ईयरली कैलेंडर बने, हर साल का कैलेंडर बने, राज्य का भी और केंद्र की कौन कौन सी परीक्षा इस कौन से मंथ में आएगी, क्योंकि मैं जानता हूं राज्य की कौन कौन सी परीक्षा कौन से मंथ में आएगी, कब फॉर्म भरने का समय क्या है, कब जो है फॉर्म की लास्ट डेट होगी, कब जो है परीक्षा की डेट आएगी, कब रिजल्ट आएगा, ये पता होना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं जब इस तरह के फॉर्म्स वगैरह भरे जाते हैं तो बच्चे जो प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं, काम छोड़ के आते हैं और तैयारी करते हैं मन लगा के, और आप उसकी डेट बदल देते हो। वही घर का सहारा होते हैं, घर चलाने वाले, लेकिन वो फिर टूट जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। ये अन्याय अब नहीं चलेगा देश के अंदर। मैं इसलिए आपके सामने लाइव आया कि आपको बता सकूं कि मैं इन सारी बातों को लेके वहां पार्लियामेंट में जोर से सवाल खड़ा करता, बच्चों पर चली लाठी गोली का हिसाब मांगता, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। तो जब मुझे वहां नहीं बोलने दिया गया, मुझे लगा मुझे आपसे बात करनी चाहिए, बताना चाहिए कि हम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और मैं स्पेशली उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, मजबूर करेंगे कि रोजगार को इशू बनाएंगे। मैं तो चाहता हूं कक्षा 1 से पीएचडी तक की जितना आदमी पढ़ना चाहे उस पढ़ाई को मुफ्त करना चाहिए, कि गरीब के बच्चों के रास्ते में कोई कांटा ना आए पढ़ते वक्त। हेल्थ सिस्टम में भी सुधार होने की जरूरत है, रोजगार के लिए नए अवसर तैयार करने की जरूरत है, और महिला सशक्तिकरण सुरक्षा बहुत जरूरी है देश के लिए। इसलिए बहुत सारी बातें जिन पे बात करनी थी, मगर क्योंकि सत्ता ने का भय दिखा और सत्ता ने बोलने नहीं दिया, कोई बात नहीं, आगे मौका मिलेगा तब बोलेंगे। वहां नहीं मौका मिलेगा, जनता के बीच जाएंगे। अब यात्रा शुरू करेंगे लोकसभा, अब इसके बाद लोकसभा सत्र के बाद जाएंगे जनता के बीच में, एक एक नौजवान तक समझाएंगे, सिखाएंगे उनको कि आप तैयार हो जाओ, कमर कस लो, ये हक की लड़ाई, इसको हम लोग लड़ेंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं जितने साथी दिल्ली आए थे, या जहां जिन्होंने 25 तारीख को प्रोटेस्ट किया, पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, नए युवा साथियों का धन्यवाद करता हूं, और आपको बधाई और मंगल कामनाएं देता हूं कि आप इसी तरह लड़ते रहिए, संघर्ष कीजिए, जीत आपकी होगी, डरिए मत। आज शेरे भारत शहीद श्रोमणी उधम सिंह जी की का बलिदान दिवस है। मैंने मांग उठाई है उनके लिए कि उनको जो है मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाए, और उनकी एक मूर्ति पार्लियामेंट में लगे कि देश का नौजवान, हम जैसे नौजवान उनको नमन कर सकें, उनको याद कर सकें, उनकी शहादत को याद कर सके, देश के प्रति उनके असीम प्रेम को याद कर सके। ये मांग हमने उठाई। आज मैं आपसे भी कहता हूं, देश के वीर महान पुरुषों का सम्मान होना ही चाहिए, जाति धर्म से ऊपर उठ के। इसलिए मैंने शहीद श्रोमणी उधम सिंह जी के लिए एक मूर्ति जो है उनकी लगे पार्लियामेंट में, इसकी मांग उठाई, और उनको भारत रत्न दिया जाए, इसकी मांग मैंने उठाई। और रही बात जो साथी को लिख रहे ईवीएम, उनको लेके हम लोग तैयार हैं। ईवीएम भी हटाएंगे, देश भी बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, और नौजवानों को उनका हक अधिकार भी दिलाएंगे, अच्छी शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था भी लागू कराएंगे, बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा भी करेंगे, उनको सुरक्षित भी करेंगे, उनको शक्ति भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद, आप सबके लिए मंगल कामनाएं। धन्यवाद।